कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। अन्नदाता अन्नदाता नीति तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। जैविक कीटनाशी बनाने की तकनीक एवं प्रयोग विधि पर जानकारी। मक्का की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई तकनीक। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने हेतु उस फसल को कीट और रोगों से मुक्त रखना आवश्यक होता है और इसीलिए किसान भाई अंधाधुंध रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते आ रहे हैं, जिससे इन दवाओं के प्रति कीटों में प्रतिरोधकता तो बढ़ती है, साथ ही इन रसायनों का भूमि और पर्यावरण पर भी विपरीत असर पड़ता है। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न जैवनाशी रसायनों को इजाद किया है, जिससे कम लागत खर्च में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए फसलों में लगने वाले कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो कैसे बनाएं जैवनाशी रसायन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शिवदयाल धाकड़। जैविक खेती का जो नई तकनीक आई है, पशु मूत्र का उपयोग कैसे करें ताकि पशु मूत्र के उपयोग से कीटनाशक, बीमारीनाशक और पोषक तत्व ये सारी चीज़ें किसान को मिल जाए तो रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाएं जो काम में ले रहा उस सब से छुटकारा मिल सकता है। पशु मूत्र का अर्थ यह है कि जो भी चार पैर वाला पशु है, इसमें कोई किसान ये शंका नहीं रखेगा कि भाई पशु मूत्र का मतलब गिर नस्ल की या देसी गाय होनी चाहिए, ऐसा नहीं। 8-10 चीज़ें जो मिश्रण करके अगर 10 से 15 दिन के अंदर सड़ा दें ऐसे प्लास्टिक के ड्रम में, तो उसके बाद छान करके जो दवाई बनेगी वो कीटनाशक, बीमारीनाशक और खुराक तीनों का काम करेगी। इसमें उदाहरण के तौर पे जैसे 10 लीटर पशु मूत्र है, 10 लीटर पशु मूत्र के अंदर 2 किलो ताज़ा गोबर और 2 किलो नीम के पत्ते, नीम के जो जिस पे पत्ता लगा हुआ होता है डंठल सहित, वो 2 किलो नीम के पत्ते डालने हैं। आधा किलो आंकड़ा, जो सफ़ेद आंकड़ा हो चाहे देसी कोई सा भी आंकड़ा हो, आंकड़े के पत्ते, हरे पत्ते डाल के रखते हैं। आधा किलो एक काला आंकड़ा बोलते हैं जिसको आपको नसरगंडी कहते हैं उसको, ये काला आंकड़ा सब जगह नालियों के किनारे वगैरह सब जगह मिल जाता है। इसको गाय, भैंस, बकरी वगैरह कोई नहीं खाते हैं। और आधा किलो एक जरमरी करके सभी जगह, ये भी सभी जगह मिल जाती है, जिसके छोटे छोटे कांटे होते हैं और पीले कलर के फूल होते हैं। इसको भी कोई गाय, भैंस, बकरी खा जाता है तो मर जाता है, तो अनावश्यक रूप में नुकसानदायक भी है, वो चीज़ें इसमें काम में आ सकती है। इसके साथ 250 ग्राम लहसुन जो गांठे सहित उसको थोड़ा पत्थर से फोड़ करके उस लहसुन की गुड़ी फूट जानी चाहिए। पाव भर गुड़, देसी गुड़ हो चाहे बेली का जो ठोस गुड़ हो वो डाल देते हैं। और 100 ग्राम धतूरे के डोडे, धतूरा आता है उसके डोडे रहते हैं, हरे डोडे, उनको भी कूट के इसमें डाल दें। इसके साथ में 50 ग्राम
तंबाकू, जो भी तंबाकू के पत्ते हैं वो तंबाकू के पत्ते डालते हैं, और 10 से 20 ग्राम मिर्ची, आकी मिर्ची को थोड़ा कूट लें, कूट करके इसमें डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को 15 से 20 दिन तक प्लास्टिक के ड्रम में गड़ाएं या मटके के अंदर सड़ाएं। स्टील का या तांबे का कोई पात्र उसमें नहीं गड़ाएं, क्योंकि पशु मूत्र के अंदर एसिड होता है, अगर उसमें गड़ा दिया तो उसमें छेद पड़ जाएंगे। इसलिए प्लास्टिक का पात्र, कोई भी बाल्टी है, टब है, ये ड्रम है या मटका है, इसमें किसी से भी 15 से 20 दिन तक सड़ाने के बाद में रोज़ इसको सुबह शाम लकड़ी से हिलाना है। सुबह शाम हिला करके ये ढक्कन वगैरह जो भी है उससे ढक दें। ढकने का अर्थ ये है कि कोई बच्चे वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके अंदर हाथ नहीं डालें। ये चिंता नहीं करें कि एयर टाइट होना चाहिए, एयर टाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं। बाल्टी है तो उसके ऊपर कपड़ा बांध दें, या कोई टब है तो पत्थर रख दें, या कोई ढक्कन ढक दें, ताकि बच्चे वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाए। और सुबह शाम रोज़ इसको हिलाते रहें, वापस ढक दें। छाया के अंदर जो इसको रखें। 15 से 20 दिन के बाद में इसको छान करके बगदा निकलता, उसको आपकी जो भी रोड़ी है डाल लें, वर्मी कंपोस्ट है तैयार करें तो उसमें डाल दें, और इसके तरल पदार्थ को वापस जरी कैन में भरना है। जरी कैन में भरने के बाद इसका प्रयोग करना अब फसल के ऊपर। फसल के ऊपर प्रयोग करते समय एक टंकी, जैसे 15 से 16 लीटर की टंकी आती है, अपन दवाई छिड़कने वाली टंकी होती है, उसके अंदर केवल 2 लीटर डालना। 2 लीटर ये डाल दिया और बाकी बचा जो पानी से भर दिया। अब फसल के ऊपर छांटना, ध्यान ये रखना कि कोई भी फसल, पहला छिड़काव फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था में करना है, दूसरा छिड़काव 45 से 50 दिन की अवस्था में करना, तीसरा छिड़काव 60 से 65 दिन की अवस्था में छिड़काव करना है। 3 छिड़काव, कोई दाल वाली, अनाज वाली, तिलहन वाली कोई फसल है, उनके अंदर 3 छिड़काव पर्याप्त होते हैं, और 1 बीघा में कम से कम 6 टंकी ये पदार्थ छांटना है। किसान क्या करते हैं, कोई भी दवाई हो उसको 6 टंकी के बजाय 3 टंकी कर देते हैं और दवाई 6 टंकी की डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। 6 टंकी 1 बीघा में छांटना, तो प्रत्येक टंकी में 1 बीघा के अंदर यानी 12 लीटर ये तरल पदार्थ चाहिए। अगर सब्जी वाली फसल है तो सब्जी वाली फसल में भी प्रथम छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था में करना, और उसके बाद में हर 15 दिन के ऊपर छिड़काव करते रहना, जब तक वो फसल फल दे रही है या फलदार बगीचा है तो उसका 30 दिन की अवस्था के बाद में हर 15 दिन के ऊपर छिड़काव करते रहना चाहिए। 30 दिन की अवस्था से कम अवस्था में अगर छिड़काव कर दिया तो पौधा मर सकता है, क्योंकि इसमें एसिड रहता है और कंसंट्रेशन जो इसकी सांद्रता अगर आपने 2 लीटर डाल दी तो पौधा इतना सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए 30 से 35 दिन की अवस्था के बाद में इसको छिड़काव करना है। इससे क्या होगा, ये पौधा इसके रस को ग्रहण करेगा, चूसेगा, तो पौधे के रस के अंदर ये जहर के रूप में जमा हो जाएगा, तो कोई कीड़ा बीमारी पास में भटकेगा भी नहीं, पौधे के ऊपर बैठना तो दूर की बात है। इसके अंदर जैसे नीम के पत्ते, पशु मूत्र और गोबर डाला, तो उसके अंदर जो खुराक रहती है वो खुराक भी पत्तों को मिलेगी। सीधे पत्ते के द्वारा पौधे को खुराक मिलेगी तो पौधा तंदुरुस्त रहेगा, और तंदुरुस्त रहेगा और कीड़ा बीमारी नहीं लगेगा, तो उत्पादन स्वतः ही उत्पादन में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। जो उत्पाद आएगा वो भी जैविक रहेगा और बीमारी रहित और रासायनिक तत्वों के रहित रहेगा। अपने बिहार प्रदेश और झारखंड के कई क्षेत्रों में बारिश प्रारंभ हो गई है, तो जो भी किसान भाई इस बारिश का लाभ उठाते हुए मक्का की खेती करना चाहते हैं, वो कौन कौन सी उन्नत प्रजातियों का चयन करें और इसकी बुआई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, इन सभी बिंदुओं की जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SB अग्रवाल। हमारे किसान भाई इस समय अपने खेतों की तैयारी कर रहे हैं, और जिनमें उन्हें विभिन्न प्रकार की फसलों की बोनी करना है। खरीफ की कई फसलें हैं। यदि हमारे किसान भाइयों के पास ज़मीन हल्की है, जहां पानी का ठहराव नहीं होता है, ऐसी ज़मीन में हम धान्य फसलों में मक्का मुख्य रूप से उगा सकते हैं, और ये इस मौसम की सबसे अच्छी फसल उत्पादन देने वाली है। खेत की तैयारी की जो हमने पहले से जो तैयार कर लिया है, जैसे खेत में
विशेष बारीक करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सामान्य खेत की तैयारी में उसको कम से एक बार जुताई करके 2 बार डिस्क लगाकर ढेले फोड़ लें, समतल कर लें, जिससे पानी का भराव न होने पाए, और उसके बाद बोनी करें। इनमें पोषक तत्वों का भी विशेष तौर से ध्यान रखना होता है, और ये पोषक तत्व नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस भी पर्याप्त मात्रा में इनमें देना होता है। 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो नाइट्रोजन की रखी जाती है। इसमें 30 किलो पोटास और 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो नाइट्रोजन की मात्रा बोनी के समय डालें। इसके बाद की 60 किलो बची हुई मात्रा को 2 भागों में विभाजित करके हमें दें। बोनी करने से पहले हमें इनकी प्रजातियों का भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा, और इन फसलों में GM 216 एक मुख्य प्रजाति है जो कि अधिक तरह किसानों के बीच में प्रसिद्ध है। दूसरी है HQPM 1, एक जो हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज के नाम से जानी जाती, जो नंबर 1 है। दूसरी इसकी HQPM 5 भी एक प्रजाति है जिससे अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कम से कम 2 भुट्टे का लगाव होता है और 2 भुट्टे उसके अंदर आते हैं। इस तरीके से इन प्रजातियों में आवश्यकता अनुसार अपनी परिस्थितियों के अनुसार चयन कर सकते हैं, और इनकी बोनी आज के समय में भी हम सूखी खेतों में, जहां पर अभी वर्षा शुरू नहीं है, वहां कर सकते हैं। जहां वर्षा शुरू हो जाती है वहां भी हम इसकी बोनी शुरू कर सकते हैं। इसकी जब बोनी करते हैं इससे पहले हमें इनमें बीज की मात्रा और बीज के उपचार का भी हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। जब बीज की मात्रा जो होती है 20 किलो से 30 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, और इसको बीज उपचार करने के लिए थायरम और बेविस्टीन 2 दवाएं के मिश्रित दवाएं भी हैं, और इससे दोनों से अलग अलग दवाएं 1 ग्राम बेविस्टीन और 2 ग्राम थायरम मिलाकर इसका बीज उपचार करें, जिससे इसमें किसी प्रकार की बीमारी आगे ना आने पाए। ये बीज की मात्रा समान रूप से हमें सीड ड्रिल में लगी हुई पंजी जो कि कूणमेड़ पद्धति के काम में आती है, उससे बोनी कर सकते हैं। कतारों से कतारों की दूरी में हमें अगर वास्तव में HQPM 5 जैसी प्रजाति लेना है तो 50 सेंटीमीटर बोनी करें, और सामान्य छोटे दाने वाली प्रजातियां हैं जिनकी दूरी हम 30 से 40 सेंटीमीटर रख सकते हैं। परंतु ध्यान रहे कि हमें मध्य जुलाई के बाद बोनी नहीं करना चाहिए। ये बोनी हमें किसी भी हालत में प्रथम सप्ताह में ही पूरी कर लें। परंतु इसमें एक और विशेष बात है कि बोनी करते समय यही काम पूरा कर लेना आवश्यक होता है, क्योंकि बाद में खरपतवारों का प्रकोप होता है। इसलिए जैसे ही बोनी करें हम पेंडिमिथिलिन का स्प्रे कर सकते हैं, तो इसमें जो खरपतवारों का अंकुरण होता है वो नहीं होने पाता और फसल निर्विवाद बढ़ सकती है। निदाई गुड़ाई के लिए जो पौधे हैं उनको बराबर सपोर्ट सहयोग देने के लिए उसके अंदर इन पर मिट्टी चढ़ाएं, कुल्फा चलाएं, और हाथ से खुरपी से किसी तरीके से निदाई कर सकते हैं, जिससे नींदा भी निकल जाएंगे, मिट्टी चढ़ जाएगी और हवा का जो आवागमन है जड़ों के बीच में एयरेशन पर्याप्त हो सकेगा और पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। पर्याप्त समय और साधनों के साथ में खेती करते हैं उन्हें अच्छा उत्पादन, जिसमें 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिलने की संभावना होती है, और हमारे किसान भाई अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो ये थी उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। बैगन की उन्नतशील किस्में एवं नर्सरी तैयारी पर जानकारी, ख्वाब जो बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, ख्वाब जो मेहनत करना सिखाते हैं, ख्वाब जो जर्रे को सितारा बनाते हैं, लेकिन अब भी अधूरी है कौम की तस्वीर। एजुकेशन के मामले में एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पर मिला हुआ, जो बहुत जमाने पहले मिला था वही आज तक चला आ रहा है। बच्चा बीमार करना पड़ा, पानी बहुत कम है। जो यहाँ से वोट लेने के लिए आते हैं जीत के चले जाते हैं, हम करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता करने के लिए। आपके ख्वाब आपका इंतजार कर रहे हैं। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज है ETV उर्दू। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद
बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। खरीफ के मौसम में बहुत से किसान भाई सब्जियों के तहत बैंगन की खेती करते हैं और अभी इसकी नर्सरी डालने का उपयुक्त समय भी चल रहा है। तो किसान भाइयों, बैंगन की नर्सरी तैयार करते समय कौन कौन से प्रमुख बातों पर ध्यान देना है और क्या कुछ जरूरी है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक प्रगतिशील कृषक भरत खेत्रपाल। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ इस वक्त भट्टे की नर्सरी लगी हुई है, जो कि लगभग 2.5 से 3 एकड़ के लिए हमने नर्सरी ये डाली है। और ये यूएस का 172 नंबर भट्टा है, हाइब्रिड किस्म है ये। इसको हमने नेट लगा करके लगाया है इस नर्सरी को, जिसके लिए हमने लगभग 50 फीट लंबाई और लगभग 3 फीट चौड़ाई के मांदे का चुनाव किया है। पौधशाला तैयार करते समय कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। पौधशाला के लिए ऊंचा स्थान चुने जहां पानी न भरा रहे। पौधशाला के लिए चयनित स्थान की मिट्टी हल्की हो, जैसे बलुई दोमट या दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 7 के आसपास रहे, ताकि बीज का जमाव सुचारू रूप से हो सके। पौधशाला में क्यारियों को तैयार करने से पहले मिट्टी की एक बार गहरी जुताई या फावड़े की सहायता से खुदाई करना अत्यंत आवश्यक है। अच्छी तरह से सड़ी कार्बनिक खाद, गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट की 40 से 50 किलोग्राम मात्रा प्रति 10 वर्ग मीटर भूमि में मिट्टी में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ इस वक्त भट्टे की नर्सरी लगी हुई है, जो कि लगभग 2.5 से 3 एकड़ के लिए हमने नर्सरी ये डाली है। और ये बीज बुआई से पूर्व बीज को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लें। उपचारित बीज की बुआई तैयार नर्सरी क्यारियों में पंक्ति खींचकर करें, जब क्यारियों की मिट्टी में नमी उचित मात्रा में हो। नर्सरी क्यारियों में बीज बुआई के लिए एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी 5 सेंटीमीटर, बीज बुआई की गहराई 1 सेंटीमीटर पर्याप्त होती है। बुआई के बाद क्यारियों को छनी हुई बारीक खाद एवं बालू मिट्टी के 1:1 के मिश्रण से 1 से 2 सेंटीमीटर परत से ढक देना चाहिए। बीज बोने के बाद महीन फुव्वारे से हल्की सिंचाई करना चाहिए। जहां तक सिंचाई की बात है, क्यारियों की सिंचाई समान रूप से धीरे धीरे फुहारे से करनी चाहिए, जिससे मिट्टी कठोर न पड़े तथा बीज व आच्छादित मिट्टी बहे ना। उसको खेत की तैयारी के लिए हमने पहले मिट्टी से मांदा बना करके अच्छी तरह से उसकी फोड़ाई करके उसमें बीज की बोनी की है और ड्रिप के माध्यम से इसमें सिंचाई अभी चल रही है। और जल निकासी का, कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको नाली बना करके लगाया हुआ है। इसमें जल भराव किसी भी किस्म से ना हो, उसका विशेष ध्यान रखा गया है। और अभी जैसा कि मैंने बताया आपको, नेट हाउस में हमने लगाया हुआ है, जिससे कीड़े बीमारियां या किसी भी किस्म के इंसेक्ट्स वगैरह से बचाव हो सके, उसके हिसाब से इसको हमने तैयार किया है। उसके अलावा भी अगर कुछ 19-20 होता है या ज़्यादा बारिश होती है तो हम इसमें फंजीसाइड वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इंसेक्टिसाइड्स का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जाएगा। खरपतवार, चूँकि अभी मौसम थोड़ा सा ज़्यादा गीला और वो हो गया, तो खरपतवार थोड़ा सा आगे आ गए हैं, इसकी की अभी अब निंदाई होनी है और मैनुअल आदमियों से ही निंदाई की जाएगी इसकी, क्योंकि अभी किसी किस्म की दवा या हर्बिसाइड वगैरह का हम अगर उपयोग करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आने की या इसकी बढ़भार रुक जाने की संभावना होती है। खाद वगैरह की इसमें अभी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये 25 दिन बाद तैयार हो जाएगी नर्सरी, तो हम इसको जब लगाएंगे तो खाद दे करके लगाएंगे। अभी 14 से 15 दिन की अवस्था में है ये। अभी अगले 10 दिनों में ये खेत में लगाने के योग्य हो जाएगी। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को सुना है और इस संबंध में और जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि अनुसंधान संस्थान पटना के डॉक्टर सुखदेव राय। नर्सरी में जो पौधशाला में पौधे तैयार कर लेते हैं, तब उसके उपरांत हमें देते हैं। तो पौधशाला तैयारी करने के लिए किसान बंधुओं को चाहिए कि पौधशाला का भी निरीक्षण कर लें, जिसमें वेल रॉटेन काउडंग कंपोस्ट या फार्म यार्ड मैन्योर का सड़ा हुआ खाद का व्यवहार पौधशाला में करें। मिट्टी को उर्वरापूर्ण बना लें और उसको में कीट विरोधी जो दवा है उसका भी उसको में जो आवश्यकता के अनुसार उसको में डालें। परंतु वो सब भी डालने के उपरांत भी, डालने के साथ साथ उसमें कमी बेसी भी हो तो बीज जो आप बोते हैं, बीज का उपचार
बीज में उपचार थीरम या कैप्टान नाम की दवा है या बेवेस्टिन नाम की दवा है उससे, या क्लोरपाइरीफॉस कीट के लिए है और बेवेस्टिन बैगरा थीरम कैप्टान जो फंगस के लिए, दोनों कीड़े को आप 2 से 2.5 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से आपको बुआई के पहले बीज में आप मिला दें, ताकि कि ये देखा गया किसान बंधुओं के अनुशंसा के आधार पर या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुसंधान में देखा गया है कि बीज में मिला देने के बाद में बीज जनित जो रोग है या मिट्टी जनित जो रोग है वो आपको आने वाला 35 से 40 दिन तक पौधों पर प्रभाव नहीं डालता है। इसीलिए हम कहते भी हैं कि 6 से 7 वीक 8 वीक का जब बिजड़ा हो जाए तो लगाइए। कहने का मतलब कि नर्सरी में ये बीज उपचार कर लेने के बाद आपको कीड़े मकोड़े से आप निजात पा सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पटना के द्वारा प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय मिट्टी में पर्याप्त नमी मौजूद है, अतः किसान भाई ऊपरी जमीन में साफ मौसम को देखते हुए विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई जल्द से जल्द करें। साथ ही साथ धान एवं मड़ुआ के लिए बिचड़ा तैयार करने हेतु बीज को बीज स्थली में डालें। बीज स्थली को जमीन की सतह से थोड़ा ऊपर बनाएं तथा सब्जियों एवं पहले से लगाए गए अन्य फसलों में जल निकास का समुचित व्यवस्था करें। जो किसान भाई अपने खेत में धान की तैयारी कर चुके हैं वे विभिन्न फसलों जैसे धान, मकई, अरहर, उड़द, मूंगफली इत्यादि की बुवाई अनुशंसित विधि द्वारा करें। इसलिए धान की उपयुक्त किस्में इस प्रकार हैं। मक्का की अनुशंसित किस्में इस प्रकार हैं। अरहर की उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। उन्नतशील किस्में इस प्रकार हैं। किसान भाई जलवायु एवं अपने क्षेत्र के अनुसार इन किस्मों का चयन कर बुआई का कार्य शीघ्र करें। मिट्टी में उपयुक्त नमी रहने पर किसान भाई अपने खेत की जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करें तथा पाटा नहीं चलाएं। साथ ही साथ खेत के मेड़ों को दुरुस्त कर लें ताकि अधिक से अधिक वर्षा जल का जमाव खेतों में ही हो सके। विशेषकर ऊपरी खेतों को प्राथमिकता देते हुए जोतकर तैयार कर लें ताकि मानसूनी वर्षा शुरू होते ही विभिन्न फसलों की बुआई जल्द से जल्द सही समय पर की जा सके। धान के बिचड़ों को बीज स्थली में गिराने का काम करें। बीज गिराने से पहले 1.5 ग्राम बावस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उन्हें उपचारित करें। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। तदुपरांत इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर सुबह अथवा शाम के वक्त छिड़काव करें। मिर्च की फसल में आवश्यकता अनुसार कम अंतराल पर सिंचाई करें। मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई करें तथा हरी खाद हेतु उसके पौधों को मिट्टी पलटाने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। पशुओं के प्रमुख रोग एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर एवं गलघोंटू से बचाव के लिए पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं। जो किसान भाई इस वर्ष नए फलोद्यान लगाना चाहते हैं वे फल वृक्ष के अनुसार गड्ढे की खुदाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला पटना से हेमराज यादव ने। यह जरबेरा की फसल में पौध सुरक्षा उपायों पर जानकारी चाहते हैं। तो हेमराज जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसे कि गर्मी का मौसम है तो इस टाइम पे कीट और बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। जरबेरा में कीट बीमारियां जो लगती हैं वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मक्खी का या भुनकों का, सफ़ेद मक्खी सबसे ज़्यादा प्रभावी कीट है इस मौसम में, चाहे वो आपका करेला हो, भिंडी हो या कोई भी क्रॉप हो। तो इसी तरीके से जरबेरा भी इससे अछूता नहीं है। तो सफ़ेद मक्खी से जो येलो मोज़ेक वायरस है या टोबैको मोज़ेक वायरस है उसके फैलने की संभावना होती है, जो कि इस मौसम में जो खीरा, करेला, कद्दू ये सब लगे होते हैं ये बहुत ही जल्दी फैलता है और ये रस चूसकर और पौधों को एकदम सिकोड़ देता है, मुरझा जाते हैं पत्ते, एकदम से सूख जाते हैं पौधे। तो भुनके के लिए, सफ़ेद मक्खी के लिए इमिडाक्लोरोपिड का छिड़काव करें और जिसकी लोअर साइड ही रखें जिससे कि जो कीट हैं वो इसके सहिष्णु ना हो पाएँ। और दूसरा कीट जैसे कि सेमी लूपर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो जो है क्या होता है कि जो कोमल पत्तियां निकलती हैं उनको खा लेता है। तो ऊपर की जो कोमल पत्तियां रहती हैं, कोमल भाग रहते हैं, कटिंग करके, और ये ज़्यादातर शाम के समय पे निकलता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि शाम के समय हम फॉलीडॉल डस्ट का छिड़काव कर दें या फिर हम कोई भी जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है बाजार में मिलते हैं उनको आप इस्तेमाल। पत्तियों में जब हम कीट की बात करते हैं तो पत्तियों में सुरंग बना के जो एक कीड़ा लगता है ये भी गर्मी के मौसम का कीट है। तो इसमें क्या होता है कि वो पत्ती छोटी छोटी आपको पत्तों में दिखाई दी हैं, जो ऊपर की साइड में थोड़ी हल्की होती हैं जबकि नीचे की साइड में थोड़ी सी ज़्यादा गहरी होती हैं। और ये लीफ माइनर की वजह से होती भी एक सकिंग टाइप का इंसेक्ट है। मैगेट्स होते हैं इसमें छोटे छोटे से, वो घूम घूम कर आगे बढ़ते हैं और खाते चले जाते हैं, सुरंग बना देते हैं। इसके लिए भी हमें सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोरोपिड का छिड़काव करके इससे बचाव करना चाहिए। साथ ही जैसे कि डिजीज़ की बात है जहाँ तक, तो जरबेरा में शिमर है वो मतलब लूज़ हो गया, यानी कि जो स्प्रिंकलर है ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी अधिक हो सकती है और तापमान भी ज़्यादा है। तो इस केस में फिर विल्ट की समस्या आपकी डेवलप हो सकती है और आपका ब्लाइट की समस्या डेवलप हो सकती है। तो इन दोनों के कंट्रोल के लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ मैंकोजेब दोनों को मिलाकर इसका छिड़काव कर दें और ये छिड़काव शाम के समय करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तापमान इसके लिए प्रभावी होता है। क्योंकि अगर आप गर्मी में इसका छिड़काव करते हैं दोपहर में तो पौधा इसके लिए सहन नहीं कर पाता और वो मर जाता है। इसीलिए आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। एक चीज़ और है कि पानी का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जैसे गर्मी का मौसम है तो फ्लावर की क्वालिटी बढ़ाने के लिए अपने जो भी पॉली हाउस हैं उनमें नमी ज़रूर बना के रखें और नमी की एक्सेस भी ना होने दें, क्योंकि तापमान और नमी की एक्सेस से क्या होता है कि बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो फूल की गुणवत्ता बनाने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों का हम अगर ध्यान देंगे तो हमारे फूल अच्छे खिलते रहेंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की उन्नतशील किस्में एवं नर्सरी तैयारी पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए।